हेलो एवरीवन। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करनी है जिनका हमें इस चैप्टर में यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो दो चार बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद हम मेन डेफिनेशन पे जाएंगे कि फोरियर सीरीज़ है हमारे पास क्या। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन इन्होंने दी है इवन फंक्शन ओड फंक्शन। आप में से बहुत लोग फैमिलियर होंगे इस डेफिनेशन से, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं, इसको रिवीजन की तरह लेके चलना। ठीक है, अब इवन फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। कि अगर आप एज अ फंक्शन इसको देख रहे हो, फंक्शन में आपको देखना है तो किस तरह से देखोगे कि अगर आप उस फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो हमें क्या मिले? सेम फंक्शन मिले। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला? ग्राफिकली, कि अगर आप ग्राफिकली देख रहे हो तो ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक रहेगा अबाउट वाई एक्सिस। कि वाई एक्सिस के आप लेफ्ट में देख लो, राइट में देख लो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए जिनको मैं आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ कि ये इवन फंक्शन है। सबसे पहले दिया इन्होंने cos x। ठीक है, तो अब चेंज करो f ऑफ माइनस एक्स, क्या बनेगा? cos माइनस एक्स। और आपको पता है कि cos माइनस को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, +2 का कंसेप्ट है ये, तो ये क्या बना? f ऑफ x। नेक्स्ट इन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ x। नेक्स्ट इन्होंने दिया है एक्स क्यूब साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस एक्स क्यूब साइन माइनस एक्स, ये बनेगा। तो एक माइनस तो यहाँ से बाहर आएगा और एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या बनेगा? एक्स क्यूब साइन एक्स। तो वापस किसके इक्वल आया? एफ ऑफ एक्स के। तो ये सारे क्या हैं? इवन फंक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या रहेगा कि जब हमारे पास माइनस अगर हम लगा रहे हैं, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, तो हमारे पास क्या बने? माइनस एफ ऑफ एक्स। और इसका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसके एग्जांपल दिए साइन एक्स। साइन एक्स जो है वो माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं करता, बाहर आता है, तो साइन माइनस ऑफ एक्स क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स। इस तरह से यहाँ पे कोस एक्स तो क्या है? इवन रहेगा, अब्जॉर्व कर लेगा, और एक्स क्यूब की वजह से क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। आप इसको देख सकते हो इस तरह से। फंक्शन क्या दिया है? एक्स क्यूब कोस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस एक्स क्यूब कोस माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये तो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा, इसका माइनस बाहर आएगा, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स। तो क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? माइनस लगाएंगे तो प्लस ही रहेगा, साइन एक्स का माइनस बाहर आएगा, तो ये वापस क्या बनेगा? ओड फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या है कि कोई भी फंक्शन आर टू आर है उसको पीरियोडिक कब कहोगे? इफ एफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। कि अगर हम वो एक्स प्लस एक्स में लैम्डा कोई क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आए जो एक्स पे आ रही है, तो हमारे पास वो क्या बनेगा? पीरियोडिक फंक्शन बनेगा। और उस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? वही लैम्डा जो हमने ऐड किया था एक्स में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिनको आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो। साइन एक्स, कोसेक्स, सिकेंड, कोसिकेंट, इन सब का पीरियड क्या बनेगा? 2 पाई। इसको ध्यान भी रखना है, ये आगे एग्जाम्पल में भी हम यूज करेंगे। वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि किस फंक्शन का पीरियड क्या होता है। टेंजेंट और कोड का पीरियड होता है पाई। तो आप इसमें कोई भी एंगल रख के और उसके साथ में 2 पाई ऐड करके देखना, वही वैल्यू आएगी जो उस एंगल पे आ रही होगी। ठीक है, सेम आएगी। तो इनका पीरियड इसलिए क्या बनता है? 2 पाई। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो कि ये उतने टाइम के बाद रिपीट करते हैं खुद को। अगर मैं साइन एक्स की बात करूं,
इस तरह से ग्राफ हो जाता है। नेगेटिव में भी बनेगा, नेगेटिव का मैं नहीं बना रही, इसी तरह से बनेगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 0 और यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे कितना होता है π/2, 3π/2, यहाँ पे 2π। तो पीरियड क्या है कि जिसके बाद फंक्शन खुद को रिपीट स्टार्ट कर दे। अब जरा देखो 0 से π/2 इंक्रीज हुआ है, देन डिक्रीज पाई तक, यानी कि अपर हाफ में कर्व बना है, π to 2π लोअर में बना है। लेकिन जब हम 2π के बाद गए वापस कहाँ गए, यही पोर्शन नहीं मिल रहा। अगर आप यहाँ से इधर इसको चेक करो तो सेम यही नहीं बन रहा है। जो ये पोर्शन है वही ये पोर्शन है। सेम 2π के बाद ग्राफ ने अपने आप को रिपीट कर दिया। 0 से लेकर 2π तक ग्राफ ने खुद को रिपीट नहीं किया, अलग है, लेकिन 2π के बाद ग्राफ ने खुद को रिपीट कर दिया, यानी कि इसके बाद ये सेम वैल्यू देगा, ठीक है। जो इस इंटरवल में देगा वो इस इंटरवल में देगा, जो 0 to π में देगा वो इसमें देगा, जो यहाँ से यहाँ तक देगा वो यहाँ तक देगा, ठीक है। यानी कि जिस इंटरवल के बाद अगर हम ग्राफिकली देखें, यहाँ तो आपको एंगल से समझ आ गया होगा कि अगर आप मान लो साइन 30 + 2π कर रहे हो तो क्या वैल्यू आएगी, जो साइन 30 पे आएगी। इस तरह से अगर आप इसको डिजिट की फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है, मैथमेटिकली देख रहे हो। अगर आप इसको ग्राफिकली देख रहे हो तो जिस पॉइंट के बाद ग्राफ खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे वही हमारा पीरियड बनता है, ठीक है। इस तरह से कोस का भी सेम बनेगा। कोस का ग्राफ यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, ये था साइन एक्स और ये था कोस एक्स, ये π/2, ये 3π/2 और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका क्या बना, ये कितना था π/2, ये पाई था, ये 3π/2 था, ठीक है। इस तरह से हम ठीक जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2π। अब जरा देखो ये पोर्शन सेम है, इसके बाद ग्राफ खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है ना। ग्राफ यहाँ से कैसे चला था, इस तरह से चला था। यहाँ पे क्या था, जीरो, और यहाँ पे क्या आया 2π, ठीक है। उसके बाद फिर वापस वही चलेगा, ऐसे यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये यहाँ से खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब आप इस पोर्शन को देख लो और इस पोर्शन को देख लो, दोनों सेम है ना। इस पॉइंट के बाद उसने खुद को रिपीट स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, और ये पॉइंट क्या था हमारे पास 2π था। तो यानी कि साइन और कोस का पीरियड हमारे पास क्या होता है 2π। तो इसी तरह से हमारे पास सेकेंड को सेकेंड का भी 2π रहेगा। और अगर अब ये देखो नेक्स्ट की, अगर हम एंगल का ट्वाइस कर रहे हैं तो पीरियड हाफ हो जाएगा, थ्राइस कर रहे हैं तो 1/3 हो जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ पे 4 होता तो 2π/4। अगर यहाँ पे साइन nx है तो पीरियड क्या है 2π में n है, ठीक है। इस तरह से यही इन्होंने नेक्स्ट में बताया कि जितना हम यहाँ पे डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कांस्टेंट, उतना ही पीरियड को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे n/l था तो यहाँ पे n/l से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी नोटेड दैट सम ऑफ एनी नंबर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। इन दिस केस एलसीएम ऑफ द पीरियड्स ऑफ द ऑल फंक्शन इज द पीरियड ऑफ सम। क्या कहा इन्होंने कि अगर हम पीरियोडिक फंक्शंस का सम करें तो वो भी पीरियोडिक फंक्शन ही बनेगा, लेकिन उस सम का पीरियड क्या होगा, वो उन सब के अलग अलग का एलसीएम ले लो, जो उनका एलसीएम बनेगा वो उस सम का पीरियड होगा। पीरियोडिक होगा ये बात ओके है, ये बात अलग है। क्या बोला हमने कि हमने सबसे पहली बात बोली कि सम ऑफ, हमने बोला सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक, ये हमने एक बात बोली, ठीक है, पीरियोडिक होगा। लेकिन अब क्या बात कर रहे हैं कि इस सम का पीरियड क्या होगा, ये बताओ। इस सम का पीरियड इन्होंने क्या बोला कि मान लो हम यहाँ पे कुछ भी फंक्शन नाम ले लो, f1, f2, f3, इनका सम कर रहे हैं तो एलसीएम लो पीरियड ऑफ f1, पीरियड ऑफ f2, पीरियड ऑफ f3, इनका एलसीएम।
तो वो किसका पीरियड बनेगा? अगर हम इसको एफ डैश नाम दे रहे हैं तो ये क्या बनेगा? पीरियड ऑफ एफ डैश ये बनेगा। ये बात बोल लिया यहाँ पे हमने। देखो इन्हें सम के फॉर्म में करके दिखाया है। अगर हम समेशन ए एन कोस एन एक्स की बात कर रहे हैं तो ये सम क्या बनेगा? अगर हम ओपन करें a1 कोस एक्स, a2 कोस टू एक्स, a3 कोस एक्स, तो ये हमारे पास कोस एक्स, कोस टू एक्स, कोस एक्स सारे फंक्शन कैसे हैं? पीरियोडिक हैं। तो यानी कि सम भी पीरियोडिक बनेगा, तो यानी कि ये भी पीरियोडिक होगा। लेकिन अगर हम इस सम का पीरियड की बात करें कि इसका पीरियड क्या रहा होगा, तो वो क्या बनेगा? ये जितने भी इसके जो भी फंक्शन है इनके पीरियड का क्या कर दो? एलसीएम। अब कोस एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई है, 2x का क्या है? पाई, ठीक है, और इसका क्या है? पाई बाई में 3, ठीक है, 2 पाई बाई में 3 रहेगा। ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, 2 पाई बाई में 3 रहेगा। तो अब इनका क्या कर दो? एलसीएम कर दो। तो एलसीएम सबका क्या बनेगा? 2 पाई बनेगा। तो यानी कि इस सम का पीरियड क्या है? 2 पाई है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की जो सीरीज लिखी हुई है हमारे पास a0/2 a1 cos x प्लस b1 sin x, तो ये हमारे पास आगे ट्वाइस है, आगे थ्राइस एंगल के, इस तरह से जो एक सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और जहाँ पे ये सारे a0 an bn क्या है? कोफिशियंट विच आर रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x। आगे इन्होंने आपको कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं जो इंटीग्रल पे बेस्ड है, ये सब आपको रीड करने हैं। ये प्रीवियस क्लासेस के पढ़े हुए रिजल्ट ही हैं जो इंटीग्रल पे बेस्ड आप पढ़ के आ चुके हो। अब इनका यूज़ करेंगे। इनको जस्ट एक बार रीडिंग ले लेना कि कौन से इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। और स्पेशली इस प्रॉपर्टी का, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि आगे हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब जैसे इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेशन करना है हमने 2 फंक्शन का, तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। हम बार बार एक का कर रहे हैं फिर इंटीग्रेशन साइन लगा रहे हैं, इस तरह से नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे कि पहले क्या रखो? पहले को एज इट इज़, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डबल इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट लिखेंगे। फिर आएगा सम प्लस का, फिर इसका डबल डेरिवेटिव, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले का ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं करके देखना है। इजी तरीका है कि यहीं से चलो, पहला लिख लिया, साइन अल्टरनेट चलेंगे, ध्यान रखो सबके साइन अल्टरनेट चलेंगे। पहले का डेरिवेटिव के दूसरे का इंटीग्रेशन, अब साइन प्लस का, इसी का दोबारा डेरिवेटिव कर दो, इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दो, फिर साइन माइनस का रखो, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दो, जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाता, और साइन चलेंगे अल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में करके दिखाया है, इसको एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। x रेज टू पावर 4 है, e रेज टू पावर 2x है, देन ऑब्वियसली बात है x रेज टू पावर 4 को क्या अज्यूम करेंगे? फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें दिख भी रहा है, चाहे आप आइलेट्स रूल लगा के चेक करो या ना करो, हमें दिख रहा है कि इंटीग्रेशन यहीं से सोल्व होगा क्योंकि इसी का डेरिवेटिव खत्म होगा। e रेज टू पावर 2x का अगर आप डेरिवेटिव करने लग जाओ तो वो खत्म नहीं होने वाला है। तो इसको हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाओ, फर्स्ट का करो डेरिवेटिव 4x3, इसी का दोबारा इंटीग्रेशन कर दो, एक 2 था पहले तो एक 2 और आ जाएगा 4, फिर साइन प्लस का लगाओ, अब इसी का दोबारा डेरिवेटिव करो 12x3, इसी का दोबारा इंटीग्रेशन करो, अब यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा, फिर माइनस, इस तरह से अप टू सोन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एंगल से रिलेटेड रिजल्ट है कि n पाई करो तो -1 रेज टू द पावर n आता है साइन और कोस के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास पाई सॉरी साइन n पाई 0 रहता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। इन वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि आगे सारे एग्जाम्पल में ये वैल्यू डायरेक्ट यूज़ होंगी, इसलिए इन्होंने दिया है। तो इनको अच्छे से लर्न रखना कि साइन और कोस किस पे 0 होते हैं, किस पे 1 होते हैं और किस पे -1 होते हैं, ठीक है। तो साइन n पाई नेचुरल नंबर है जब n, तो क्या रहता है हमारे पास 0, और ये ओड पाई पे क्या है? ओड पाई बाय 2, सॉरी ओड पाई बाय 2 पे तो ये है -1, और इस पे क्या है? पाई बाय टू नहीं, ओड का तो नहीं रखेंगे, इस तरह से अल्टरनेटिव चलेगा, ठीक है, कि पाई बाय 2 पे 1, 3 पाई बाय 2 पे -1/2, 5 पाई बाय 2 पे 1, देन अगेन -1, इतने की ही ज़रूरत है आपको, इतने उन्होंने दे दिया, तो इसको डायरेक्ट लर्न रखना है यहाँ से।
आगे ऐसे कोस के लिए, कोस कहाँ पे 0 होता है 2n+1 π/2 पे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कोस 2n पाई क्या होता है 1 इवन पाई, ठीक है, और ओड पाई क्या होता है -1। नेक्स्ट इन्होंने दिया है पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन। पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, अगर आपको नाम से समझ आ रहा हो, पीसवाइज मतलब टुकड़ों में, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक आप सबको पता होगा डेफिनेशन क्या थी कि f(x+1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x), तो ये क्या होता था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आता था, तो ये क्या हो जाता था स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब f(x+1) लेस देन इक्वल टू f(x) आ जाए तो वो क्या होता था मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ऐसे कंजिक्यूटिव टर्म के लिए चलता रहता है, और यहाँ से क्या हो जाता था ये स्ट्रिक्टली, ठीक है, कि वो एक साइड में पर्टिकुलरली जा ही रहा हो, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो उसके बाद वो डिक्रीज ही कर रहा है, तो वो उसका क्या होता था एक मोनोटोनिक बिहेवियर होता था। अगर वो इंक्रीजिंग में जा रहा है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता था, अगर वो डिक्रीजिंग में जा रहा है कि पहले बड़ी टर्म देन छोटी देन उससे छोटी देन उससे छोटी, इस तरह से आ रहा है तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। अगर पहले छोटी आ रही है फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जा रहा है। तो अब पीसवाइज मोनोटोनिक की बात करते हैं। अ फंक्शन f इज कॉल्ड पीसवाइज मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। पार्टीशन आप पढ़ चुके हो रियल एनालिसिस में 5th सेमेस्टर में, पार्टीशन कि किसी भी इंटरवल के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ठीक है। पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट फंक्शन इज मोनोटोनिक, कि अगर हम एक कोई भी हमें क्लोज्ड इंटरवल a to b दे दिया तो हम उसकी पार्टीशन बना ले, छोटे छोटे सब इंटरवल बना ले, ठीक है, मतलब उस इंटरवल के सब इंटरवल बना ले, इस तरह से बनाए कि जो फंक्शन है वो उन सब इंटरवल में भी मोनोटोनिक ही रहे, तो वो क्या होता है हमारे पास पीसवाइज मोनोटोनिक, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने कहा है कि हम पीसवाइज कंटिन्यूस भी डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है हमें कि अगर फंक्शन जो है वो पीसवाइज मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो उसके पास जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो सिर्फ फर्स्ट काइंड की होगी, ठीक है। इट कैन हैव डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फर्स्ट काइंड ओनली, और वी कैन से फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। इंडेड इफ x इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट लिमिट, कि अगर वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वहाँ पे लिमिट इस तरह से एग्जिस्ट कर रही होंगी। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अगर c जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन होगा, वो कब होगा कि अगर ऐसा हो जाए, अगर उस पॉइंट पे जो है लिमिट अगर हम निकाल लें वो ±∞ हो जाए तो वो पॉइंट क्या बनता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बनता है। और अगर उस पर हमें लिमिट मिल रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो वो कैसी डिसकंटिन्यूटी होती है, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। नेक्स्ट है हमारी मेन डेफिनेशन जिसका हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो इस चैप्टर का नाम है जिस पे चैप्टर बेस्ड है, फोरियर सीरीज। एफ कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है, यानी कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, जो आप लोगों ने किया था कि इंटीग्रेबल भी है बाउंडेड भी है, किसी इंटरवल पे c,c+2π सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली a0/2 समीशन n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx के इक्वल हो। और जहाँ पे इन a0 an और bn कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें दी है इन्होंने कि a0 क्या रहेगा 1/π c/c+2π f of x an, यहाँ पे क्या रहेगा f of x cos nx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin nx, ठीक है, बाकी वैल्यू सेम है यहाँ पे। और ये हमारे पास फोरियर सीरीज बनेगी, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये क्या होंगे फोरियर कोफिशिएंट हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा देखते ही, जिन्होंने अगर सोचा होगा इस डेफिनेशन को देख के थोड़ा समझा होगा कि इस साइन का क्या मीनिंग है। मैंने बोला अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट से क्या मीनिंग है यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। तो वो इन्होंने बता दिया इस रिमार्क में, we use symbol approximation if we are not sure whether Fourier series of a function f converges or not on a specified interval. If it is known in advance then Fourier series of a function f converges, then use the symbol equal.
इन्होंने कहा है कि अप्रोक्सीमेट का भी यूज़ करेंगे जब हमें नहीं पता है पहले से ही कि जिस हम फोरियर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, फंक्शन एफ के लिए हम फोरियर सीरीज़ निकाल रहे हैं कि वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी उस स्पेसिफाइड इंटरवल में, तो हम अप्रोक्सीमेट लगा देते हैं। अगर हमें पहले से ही पता है कि हाँ हम श्योर हैं कि ये कन्वर्ज करेगी 100%, तो हम इक्वल का सिंबल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डिरिचलेट कंडीशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल भी हम उसी में करेंगे।